हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 2 इन्फेक्शन कंट्रोल की। ठीक है, जिसका नाम है आइसोलेशन, प्रिकॉशन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसको ऐसी डिजीज़ है जो फैल सकती है, मीन्स उसको कैसी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो हम उस पेशेंट को जो है अलग रूम के अंदर रखते हैं ताकि जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर ना फैले, है ना। तो ये क्या है, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ पेशेंट विद द कम्युनिकेबल डिजीज़ फ्रॉम अदर पीपल। इसमें हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को सेपरेट करते हैं जिसको क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और किससे सेपरेट कर रहे हैं, फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो बोला इट प्रोटेक्ट्स बोथ पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर। इससे क्या होगा, पेशेंट की भी प्रोटेक्शन होगी, साथ में हेल्थ केयर वर्कर जो उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहे, डॉक्टर है, नर्सेज है, तो उनकी भी जो है प्रोटेक्शन होगी। फिर बोला ऑब्जेक्टिव, क्या एम है इसका, हम क्यों कर रहे हैं आइसोलेट। तो वही कि प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज, इन्फेक्टेड डिजीज़ का ट्रांसमिशन कम हो जाए, वो फैले ना, स्प्रेड कम हो उसका। प्रोटेक्ट द पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर और विजिटर्स, इन सब को जो है प्रोटेक्ट करेगा। विजिटर्स जो पेशेंट को मिलने आते हैं उनको, ठीक है। ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की चेन जो है यहाँ क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। रिड्यूस HAI मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ आइसोलेशन सिस्टम। देखो, एक होता है आइसोलेशन प्रिकॉशन और एक है हमारे पास आइसोलेशन सिस्टम। दोनों है दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ठीक है, इसके अंदर क्या है, आइसोलेशन सिस्टम मीन्स हम पेशेंट को आइसोलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सेपरेट रूम यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को हमने बोला कि आइसोलेशन सिस्टम। तो कौन कौन से सिस्टम है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन सिस्टम, जिसको एयरबोर्न ट्रांसमिशन आइसोलेशन मीन्स जिसको एयरबोर्न डिजीज़ है कोई, तो उसको आइसोलेट करने के लिए हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन आइसोलेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। ऐसे स्ट्रिक्ट आइसोलेशन एंड देन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव को हम बोलते हैं रिवर्स आइसोलेशन भी। अब सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन मीन्स ऐसी किसी पेशेंट को ऐसी डिजीज़ है जो कॉन्टैक्ट से फैलती है ना। वो कॉन्टैक्ट जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट, मीन्स मान लो मैं इस टेबल को टच कर रही हूँ, इस पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वही बोले कि कॉन्टैक्ट जो जिस पेशेंट को क्या है ऐसा इन्फेक्शन है जो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल रूम जो है वो यूज़ करते हैं आइसोलेशन के लिए। तो बोला इट इज़ यूज्ड फॉर पेशेंट हुज इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसका इन्फेक्शन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। एग्जाम्पल मर्सा। मर्सा क्या होता है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया ऐसे डिजीज़ को, ये बैक्टीरिया ऐसा होता है कि इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो एक्ट नहीं करती। मीन्स नॉर्मली क्या होता है, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया किल हो जाता है, लेकिन ये ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगी और ये किल नहीं होगा, है ना। तो जो इन्फेक्शन मर्सा के थ्रू होता है तो वो कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट होता है, मीन्स वो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। ऐसी वुंड इन्फेक्शन है या फिर स्केबिस है, स्केबिस क्या है, एक स्किन के इन्फेक्शन होता है ना, तो ये इन्फेक्शन भी जो है कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, या फिर उसके टॉवल वगैरह हमने यूज़ कर लिए तो उसकी वजह से भी फैल जाएगा। तो बोला प्रिकॉशंस क्या लेते हैं यहाँ पे हम, कीप द पेशेंट इन अ सिंगल रूम, पेशेंट को सिंगल रूम के अंदर रखते हैं। वियर ग्लव्स एंड गाउन बिफोर एंटरिंग, उनके रूम में एंटर करने से पहले हम क्या करते हैं, ग्लव्स या फिर गाउन जो है वियर करते हैं। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर से पहले और बाद में दोनों क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। नेक्स्ट आता है एयरबोर्न आइसोलेशन। तो एयरबोर्न से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा पेशेंट जिसको कैसी डिजीज़ है, एयरबोर्न मीन्स ऐसी डिजीज़ है जो किसके थ्रू फैलती है, एयरबोर्न पार्टिकल के थ्रू। मान लो कोई स्नीजिंग कर रहा है ना, छींक आ रही है उसको, तो स्नीजिंग के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ चले जाएंगे, एयर के अंदर चले जाएंगे ना, तो वो इन्फेक्शन कैसा होगा, एयरबोर्न इन्फेक्शन होगा। तो इट इज़ यूज फॉर डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू टेनी पार्टिकल्स इन एयर, मीन जो एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके थ्रू ये डिजीज़ फैलती है, स्प्रेड होती है। ऐसे ही हमारे पास होता है एक ड्रॉपलेट, वो आगे समझाऊंगी, ड्रॉपलेट आइसोलेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल टीबी है, मीजल्स है या फिर चिकन पॉक्स है, तो ये सारे कैसे हैं, एयरबोर्न डिजीज़ होती हैं। इसके लिए पेशेंट प्रिकॉशंस क्या लेते हैं हम, प्लेस द पेशेंट इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम, पेशेंट को हमने कैसे रूम के अंदर रखना है, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मीन्स नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है कि जो आपका रूम है ना, जो जहाँ पे हमने पेशेंट को रखा है उस रूम के अंदर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा,
प्रेशर कैसा है, कम। और जो बाहर रूम के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है। अब आपको पता है एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो बाहर की एयर है, जो क्लीन एयर है, वो तो हमारे रूम के अंदर आ सकती है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन अब रूम के अंदर तो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जो है एयर नहीं जा सकती। तो बोला कि जो रूम के अंदर इन्फेक्टेड एयर है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, वो रूम से बाहर नहीं जाएगी, ताकि जो है इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। इसलिए बोला प्लेस द पेशेंट इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम। हमारे पास VRN N95 रेस्पिरेटर मास्क, मीन्स हमने कैसा मास्क पहनना है, N95 रेस्पिरेटर। मीन्स ये एक स्पेशल मास्क होता है जो टिनी पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी जो है वो अंदर नहीं आने देता, नोज या फिर माउथ के अंदर, ठीक है। कीप द रूम क्लोज, रूम को क्लोज रखेंगे। लिमिट पेशेंट मूवमेंट आउटसाइड द रूम, पेशेंट की मूवमेंट जो है वो बाहर कम रखेंगे, मीन्स पेशेंट को बाहर हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रिक्ट आइसोलेशन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर हाईली कंटाजियस एंड डेंजरस डिजीज। यहाँ पे उन पेशेंट्स को हम रखते हैं जो क्या है, जिनको कैसे डिजीज है, हाईली कंटाजियस मीन्स हाईली मीन्स जो स्प्रेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर जो डेंजरस है। इनसाइड द रिक्वायर मैक्सिमम इन्फेक्शन कंट्रोल, और इन डिजीज को क्या चाहिए, मैक्सिमम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस चाहिए, जिसके थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये फैलते हैं और सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे सीवियर कोविड-19, ठीक है। तो उसके लिए कैसा आइसोलेशन यूज होता है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। ऐसे ही इबोला, इबोला क्या होता है, एक वायरस डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा फैलती है ना। तो इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या होंगे, हम फुल पीपी किट पहनेंगे, हमारे पास ग्लव्स है, गाउन है, ये सारी चीज़ें। रेस्पिरेटर मास्क हम लगाएंगे N95। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे। स्पेशल आइसोलेशन रूम विद HEPA फिल्ट्रेशन। HEPA फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, हाईली एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर, मीन्स ये क्या है, एक तरह की फिल्ट्रेशन के काम आता है। फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन का काम क्या है, ये क्या करता है, ये 99.97% एयरबोर्न पार्टिकल्स, जो हमारी एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करता है। कितने, 99.97% जो एयरबोर्न पार्टिकल है उनको रिमूव कर देता है। तो अब देखो कितने कम जो है एयरबोर्न पार्टिकल हमारी एयर के अंदर बचे हैं ना, तो सबको मोस्टली जो है सबको क्या कर देता है, वहाँ से रिमूव कर देता है। मीन्स हमारी एयर को क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोले प्रोटेक्टिव या फिर रिवर्स आइसोलेशन। तो देखो इसको रिवर्स आइसोलेशन हमने क्यों बोला, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, आइसोलेशन के अंदर जो हमारा इन्फेक्टेड पेशेंट है, इन्फेक्टेड पेशेंट को हम अलग रूम में रख रहे थे ना। लेकिन रिवर्स आइसोलेशन के अंदर क्या होता है, हम जो हमारे हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो हेल्दी हैं, उनको अलग रूम के अंदर रखते हैं, ठीक है। जो हमारे हेल्दी इंडिविजुअल है, जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इनकी इम्यूनिटी कैसी है, वीक है, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम उस हेल्दी इंडिविजुअल को अलग रूम में रखते हैं ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। इसलिए बोला रिवर्स मीन्स उल्टा है। यूज टू प्रोटेक्ट पेशेंट विद वीक इम्यूनिटी फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन। उसमें क्या करते हैं, उस पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं जिसकी क्या है, इम्यूनिटी वीक है, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। जैसे कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी अब कितनी वीक हो गई है ना। ट्रांसप्लांट, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। सीवियर न्यूट्रोपिनिया पेशेंट, न्यूट्रोपिनिया मीन्स जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या है, WBC के पार्ट है। WBC का काम क्या है, हमारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। लेकिन न्यूट्रोपिनिया, पिनिया मीन्स किसी चीज़ की कमी हो जाना, यहाँ पे किसकी कमी हो रही है, न्यूट्रोफिल्स की, मीन्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स की कमी जो है वो हो रखी है। तो उस पेशेंट के अंदर भी हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स आइसोलेशन यूज करते हैं। तो बोले प्रिकॉशंस, इसको सिंगल क्लीन रूम के अंदर रखेंगे, हैंड हाइजीन का यूज करेंगे, वियर मास्क, ग्लव्स और गाउन्स। फिर बोला स्टेराइल इक्विपमेंट जो है हम यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोलेशन प्रिकॉशन। तो आइसोलेशन प्रिकॉशन मीन्स इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो वो क्या आते हैं हमारे पास, आइसोलेशन प्रिकॉशंस। तो बोला दीज आर द इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, मीन्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के मेजर्स या फिर प्रिकॉशंस क्या, बचाव। तो हम ऐसे क्या क्या बचाव जो है वो यूज करते हैं, यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। मीन्स ये क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड को, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके पेशेंट को और हेल्थ केयर वर्कर्स को। ठीक, अब हमारे पास कितने तरीके के आइसोलेशन प्रिकॉशंस आते हैं, तो इसके दो टाइप है, स्टैंडर्ड को ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। तो इसके अंदर भी हमारे पास तीन तरीके के आते हैं, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड देन एयरबोर्न। तो वेरी फर्स्ट इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, ये ऐसे प्रिकॉशंस है जिसको हम
हर एक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल है, हर एक पेशेंट के लिए यूज़ करना है इसको। ज़रूरी नहीं कि उसको इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस हम जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन को यूज़ करेंगे। जैसे हैंड हाइजीन हम हर एक पेशेंट के अंदर ध्यान रखते हैं, तो वही सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर आएगी। तो बोला सेट ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, उन इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस का सेट है जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज फॉर ऑल पेशेंट, हर एक पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे एट ऑल टाइम, हमेशा, रिगार्डलेस ऑफ देयर इन्फेक्शन स्टेटस। रिगार्डलेस ऑफ देयर मीन्स उनके इन्फेक्शन स्टेटस को देखे बिना कि उसको इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है उसको हर एक पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो मतलब मस्ट बी फॉलोड फॉर ऑल पेशेंट, या फिर ये क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव, हर एक आइसोलेशन प्रिकॉशंस का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम हो जाए, प्रोटेक्ट कर सके पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को, एंश्योर सेफ पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर जो वो कैसे हो, सेफ हो, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का स्प्रेड भी जो है वो कम हो एक दूसरे से दूसरे में, ठीक है। तो बोला की एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स। अब इस स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के कंपोनेंट्स में से इसके अंदर हम ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो हर एक पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे बोला हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन क्या, हमने हैंड वॉश करने हैं, वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर, सोप और वाटर के साथ वॉश करो, या फिर हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्म बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट, पेशेंट के कॉन्टैक्ट से पहले और बाद में हमने हाथ धोने हैं। ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस होता है जो यूज़ होता है फॉर ऑल पेशेंट। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉलो 5 रूल्स ऑफ हैंड हाइजीन। ये हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने कि WHO ने जो है 5 रूल्स दिए थे हैंड हाइजीन्स के, ठीक है। तो वो हमने हर एक पेशेंट के अंदर फॉलो करने हैं। तो सबसे फर्स्ट है हैंड हाइजीन। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ PPE किट जो हमने यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ एक्सपोजर, मीन्स कितना रिस्क है इन्फेक्शन होने का। मान लो अगर हम वुंड की केयर कर रहे हैं, वुंड को क्लीन कर रहे हैं, तो हम ग्लव्स पहन लेंगे, है ना। या फिर किसी को ज़्यादा स्नीजिंग वगैरह हो रही है तो हम मास्क पहन लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि पूरी PPE किट पहननी है, लेकिन हम उसको यूज़ तो कर रहे हैं हर एक पेशेंट के लिए कैसे ना कैसे। तो बोला वियर PPE अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ एक्सपोजर, कि कितना रिस्क है इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आने का, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने PPE किट पहननी है। ग्लव्स है, जैसे मास्क है, गाउन है, गोगल्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं फेस शील्ड, ठीक है। नेक्स्ट बोला रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिक, मीन्स रेस्पिरेटरी हाइजीन हमने मेंटेन रखनी है। कोई छींक रहा है तो क्या है, मास्क वगैरह हमने लगा के रखना है, या फिर जो जिसको छींक आ रही है वो भी अपने माउथ को कवर करेगा, वो भी मास्क पहन के रखेगा। तो वही है। तो कवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, कफिंग और स्नीजिंग करते टाइम क्या करना है, कवर करना है माउथ और नोज को। यूज्ड टिश्यू, जो टिश्यूज यूज़ करे हैं, है ना, तो उसको जो है डिस्पोज करना है प्रॉपरली। ये नहीं कि कहीं पे भी फेंक दे, क्योंकि उस पर क्या लगे हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लगे हुए हैं। परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग, कफिंग या स्नीजिंग के बाद जो हमने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है। वियर अ मास्क इफ पेशेंट एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब वही बोला कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, मास्क वियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। अब ये तो हम हॉस्पिटल्स के अंदर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन है तभी करेंगे, है ना। तो बोला इन्वायरमेंटल क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन का जो है हमने ध्यान रखना है। तो बोला क्लीन फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस, फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस मीन्स हमने उन सरफेसेस को साफ करते रहना है जो फ्रीक्वेंटली टच करते हैं हम, जैसे कि बेड रेल्स जो है उनको टच होता है, टेबल्स हैं वहाँ पे तो उनको टच होता है, तो उन सरफेसेस को हमने क्या कर देना है, क्लीन करना है। जैसे फ्लोर है उसको क्लीन करते रहो। नेक्स्ट बोला यूज एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कैसे, किसी डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके। डिसइंफेक्ट जैसे आप अपने घर के अंदर क्या यूज़ कर रहे हो, लाइजोल यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। तो हमने अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है। किस तरीके से हमें, मीन्स उसको यूज़ करना है फॉर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल्स, मीन्स किस तरीके के वेस्ट के लिए हमने किस तरीके का डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, वो हमने अप्रोप्रिएट करना है। कीप द पेशेंट सराउंडिंग क्लीन, पेशेंट के सराउंडिंग को जो हमने क्लीन करना है, साफ करना है। फिर बोले प्रॉपर वेस्ट एंड लिनन डिस्पोजल। अब ये तो है नहीं कि किसी को इन्फेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वेस्ट फेंक रहे हैं, है ना। तो जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मीन्स अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं जिसके अंदर हम अलग तरीके का क्या डालते हैं, वेस्ट डालते हैं। लिनन मीन्स जो सोइल्ड क्लॉथ है, मीन्स पेशेंट के कपड़े हैं, या फिर जो लिनन या फिर बेड शीट्स वगैरह हैं, उनको जो हमने प्रॉपरली डिस्पोज करना है। तो बोला सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। सेग्रीगेट BMW यूजिंग कलर कोडेड बिन्स, यहाँ पे बोला सेग्रीगेट वेस्ट,
मीन्स हमने वेस्ट को बायोमेडिकल सेग्रीगेट बायोमेडिकल वेस्ट, मीन्स हमने बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना है यूजिंग कलर कोडेड बिन्स, अलग अलग कलर कोडेड बिन्स के अंदर उसको डालना है। कंटामिनेटेड लिनन, जो अब लिनन खराब हो गया है, ब्लड वगैरह लगा हुआ है या फिर पेशेंट ने यूज़ कर लिया, तो उसको जो है हमने केयरफुली जो है हैंडल करना है। वियर ग्लव्स वाइल हैंडलिंग सोइल्ड, सोइल्ड मीन्स जो खराब हो चुके हैं, ब्लड लगा हुआ है, कोई सिक्रीशन वहाँ पे लगी हुई है, तो वो क्या है सोइल्ड, गंदी लिनन जो हो गई ना, तो उसको हैंडल करते टाइम आपको ग्लव्स पहनने हैं। डिस्पोज ऑफ वेस्ट सेफली अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वेस्ट को क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। फिर बोला सेफ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, जो आप इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो पेशेंट के केयर के अंदर, तो उसको आपने सेफली हैंडल करना है, उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है, प्रॉपर अगर डिस्पोजल का है तो उसको डिस्पोज कर दो, है ना। तो बोला क्लीन डिसइंफेक्ट स्टेरिलाइज इक्विपमेंट बिफोर रीयूज, किसी भी इक्विपमेंट को रीयूज करने से पहले क्लीन करो, डिसइंफेक्टेंट करो या फिर स्टेरिलाइज करो। कीप क्लीन एंड कंटामिनेटेड इक्विपमेंट सेपरेट, मीन्स जो हमारे क्लीन इक्विपमेंट है और जो हमारे कंटामिनेटेड, तो उन दोनों इक्विपमेंट को हमने सेपरेट करके रखना है, ये नहीं कि क्लीन वाले भी कंटामिनेटेड के अंदर मिक्स कर दो। फॉलो हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन गाइडलाइन, जो हॉस्पिटल की गाइडलाइंस है डिसइंफेक्शन को लेके या फिर स्टेरिलाइजेशन को लेके, तो वो गाइडलाइंस जो है आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी, मीन्स निडल से होने वाली इंजरी को जो हमने प्रिवेंट करना है। मान लो निडल हम इंजेक्शन लगा रहे थे, वो इंजेक्शन की निडल जो है वो हमें चुभ गई, तो क्या होगी, निडल स्टिक इंजरी होगी ना, तो उसको जो है हमने प्रिवेंट करना है। मीन्स बोला शार्प सेफ्टी जो हमने रखनी है। तो डोंट रिकैप यूज्ड निडल, मीन्स जो निडल हमने यूज़ कर ली उसको दोबारा से रिकैप मत करो, उसको बंद मत करो, है ना, उसको ऐसे मत करो कि बाद में यूज़ हो जाएगी, नहीं, उसको तभी जो है डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोज ऑफ निडल इमीडिएटली इन पंचर प्रूफ शार्प कंटेनर, और निडल्स को डिस्पोज करने के लिए क्या होता है, एक अलग से कंटेनर होता है, क्या होता है, पंचर प्रूफ शार्प कंटेनर, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है हमने निडल को क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा भी होगा इसको, ठीक है। नेवर बैंड और ब्रेक निडल्स बाय हैंड, हैंड के साथ जो है कभी उसको ब्रेक मत करो या फिर बैंड मत करो, है ना, या फिर निडल को एक दूसरे से ऐसे शेयर मत करो, है ना, तो उससे हमने जो है प्रिवेंट करना है। रिपोर्ट निडल स्टिक इंजरी इमीडिएटली, अगर निडल स्टिक इंजरी मान लो आपको हो जाती है तो जल्दी से हॉस्पिटल को जो है रिपोर्ट कर दो, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन आप जो है उनको दे दो। फॉलो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर मीन्स, पोस्ट मीन्स बाद में, है ना, तो एक्सपोजर अगर मान लो आपको निडल लग जाती है तो उसके बाद की जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मीन्स निडल लगने के बाद जो प्रिकॉशंस फॉलो होंगे उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। मीन्स अब हॉस्पिटल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना है ना, आपके ब्लड टेस्ट होंगे, क्या आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर गई, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के अंदर। फिर बोला सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, इंजेक्शन जो आपने प्रॉपरली सेफली जो है वो लगानी है। स्टेराइल निडल्स यूज़ करो, सिरंज भी स्टेराइज होनी चाहिए। नेवर रीयूज निडल और सिरंजेस, कभी भी निडल्स और सिरंज को रीयूज मत करो, उसको साथ के साथ डिस्पोज कर दो। फॉलो एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाते टाइम आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, जैसे स्किन को क्लीन कर दो वहाँ पे, है ना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। तो ये सारी प्रैक्टिसेस कैसे थी, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में जो हम क्या कर रहे हैं हर एक पेशेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है हम हर एक पेशेंट के अंदर यूज़ कर रहे थे, लेकिन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करेंगे जिसको कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्फेक्शन वाले पेशेंट के लिए हम जो है ये यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूट, मीन्स ये इन्फेक्शन जो है किस रूट से फैल सकता है, उस रूट के अकॉर्डिंग जो है हम इन्फेक्शन प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या है, हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। तो बोला दीज आर एडिशनल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स यूज्ड विद स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, मीन्स ये कुछ एडिशनल मेजर्स हैं जो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज, ताकि हम इन्फेक्टेड डिजीज के स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर भी दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे ही फिर आता है ड्रॉपलेट एंड देन आता है एयरबोर्न। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन अभी मैंने बताया, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मीन्स ऐसे डिजीज के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है ना। तो दीज प्रिकॉशंस यूज्ड फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट, मीन्स ये प्रिकॉशंस हम उन पेशेंट्स के लिए लेते हैं जिनका इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है,
एग्जाम्पल स्केबिस में बताया था मैंने, स्किन का इन्फेक्शन होता है। एमर्सा भी जो है मैंने बताया अभी, वूंड इन्फेक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस के अंदर सबसे पहले आता है रूमिंग, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पेशेंट प्लेसमेंट। मीन्स हमने पेशेंट को कहाँ पे रखना है, तो सबसे पहले आता है प्लेस द पेशेंट इन अ सिंगल रूम। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को सिंगल रूम के अंदर, एक अकेले रूम के अंदर उसी पेशेंट को रखो जिसको हमारे पास कैसी डिजीज है जो कॉन्टैक्ट से फैल सकती है। कोहर्ट पेशेंट विद सेम इन्फेक्शन इफ अ सिंगल रूम इज नॉट अवेलेबल। अगर हॉस्पिटल के अंदर एक सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है तो जिनको सेम इन्फेक्शन है, मीन्स मान लो किसी को टीबी है, उन ऐसे ही पेशेंट 3 हैं तो उन 3 पेशेंट को हम जो है एक सिंगल रूम के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ पीपीई, मीन्स हमने पीपीई किट जो है वो पहननी है, ग्लव्स, गाउन, मास्क एटसेट्रा। ऐसे ही हमने हैंड हाइजीन, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, पेशेंट के कॉन्टैक्ट से पहले भी और बाद में भी हैंड वॉश करने हैं। सोप और वाटर यूज़ कर सकते हो या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट, मीन्स यहाँ पे बोले यूज डेडिकेटेड इक्विपमेंट। कैसे इक्विपमेंट यूज़ करने हैं? डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसे इक्विपमेंट जो हम सिर्फ एक पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे। मान लो हमने इसके लिए स्टेथोस्कोप यूज़ किया है ना, तो ये स्टेथोस्कोप हम किसी और दूसरे पेशेंट पे यूज़ नहीं करेंगे, ये स्पेसिफिक इसी पेशेंट के लिए था। तो ऐसे इक्विपमेंट को बोलते हैं हम डेडिकेटेड इक्विपमेंट। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग हमने जो है वो करनी है, फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस को क्लीन करते रहना है। रीयूजेबल इक्विपमेंट है उसको डिसइंफेक्ट कर दो। साथ में पेशेंट ट्रांसपोर्ट, मीन्स लिमिट करनी है पेशेंट मूवमेंट जो है आउटसाइड द रूम जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रूम से बाहर जो है पेशेंट को नहीं जाने देना। ठीक है, तो मेन यहाँ पे क्या था, पेशेंट की प्लेसमेंट और हमारे पास इक्विपमेंट और पेशेंट की ट्रांसपोर्ट, और बाकी तो हम सब में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है, एक था हमारे पास एयरबोर्न और एक है हमारे पास ड्रॉपलेट। तो ये दोनों ही जो है क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इसके अंदर होते हैं। मीन्स कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू जो है ये फैलते हैं, लेकिन फ़र्क इतना सा है, यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना वो कैसे साइज़ के होते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट्स इसके अंदर होती हैं, है ना। और यहाँ पे जो है हमारे पास कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। मीन्स ये लार्ज ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है और ये हमारे पास बिल्कुल स्मॉल ड्रॉपलेट्स के लिए थ्रू फैलता है। तो लार्ज ड्रॉपलेट के लिए हम अलग से प्रिकॉशंस लेंगे, स्मॉल के लिए हमें और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि वो इतने छोटे होंगे कि हमारे माउथ नोज से जब भी जो है वो अंदर लंग्स के अंदर भी जा सकते हैं, है ना। तो ड्रॉपलेट मीन्स दीज प्रिकॉशन यूज फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मीन्स उन इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो किसके थ्रू फैलते हैं, लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। एग्जाम्पल हमारे पास इन्फ्लुएंजा है, मम्स है या फिर रूबेला है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करेंगे, पीपीई किट का हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हमने मास्क मेन याद रखना है कि हमने यहाँ पे मास्क कैसा यूज़ करना है, सर्जिकल मास्क। यहाँ पे जो है हम नॉर्मल मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कैसा मास्क यूज़ करना है, सर्जिकल। मीन्स जो हमारे टेनी ड्रॉपलेट्स हैं उनको भी जो है क्या कर लेगा, माउथ के अंदर नहीं आने देगा, प्रिवेंट कर लेगा। ग्लव्स पहनना है, गाउन या फिर एप्रन पहनना है, आई प्रोटेक्शन या फिर फेस शील्ड जो है वो पहननी है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, पेशेंट प्लेसमेंट। मीन्स पेशेंट को हमने रखना कहाँ है, तो प्लेस पेशेंट इन अ सिंगल रूम इफ़ अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो सिंगल रूम के अंदर पेशेंट को रखो। इफ़ अ सिंगल रूम इज़ नॉट अवेलेबल, अगर नहीं है अवेलेबल तो क्या करना है, मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट। अगर रूम अवेलेबल नहीं है सिंगल तो हमने क्या करना है, 1 मीटर का डिस्टेंस जो है पेशेंट के बीच में रखना है। मान लो 2 पेशेंट है तो उसके बीच के अंदर 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर बोला रेस्पिरेटरी हाइजीन, ऑफकोर्स हमारे पास कैसे ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, मीन्स जो हमारे स्नीजिंग कफिंग से फैल रहे हैं तो उसके लिए हमने रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। माउथ और नोज को जो है हमने कवर करना है प्रॉपरली, है ना। डिस्पोज कर दो टिश्यू को जो आपने यूज़ किया है, या फिर हैंड जो है वो वॉश करने हैं आपको अगर आप आफ्टर द कफिंग और स्नीजिंग। फिर बोला हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, है ना। वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर, सोप और वाटर के साथ वॉश करो, या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हो। फिर बोले पेशेंट ट्रांसपोर्ट, मीन्स हमने जो है उसकी अननेसेसरीली मूवमेंट जो है वो रूम से बाहर पेशेंट को हमें नहीं लेके जाना, इफ़ नेसेसरी तभी लेके जाना है। तो लिमिट अननेसेसरी पेशेंट मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट जो है लिमिट कर दो, कम कर दो। इफ़ ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी, अगर ट्रांसपोर्ट नेसेसरी है तो पेशेंट कैसा मास्क पहनेगा, पेशेंट वियर सर्जिकल मास्क। तो यहाँ पे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है वो भी कैसा मास्क पहन रहे हैं, सर्जिकल मास्क, खुद को प्रिवेंट करने के लिए। पेशेंट भी कैसा मास्क पहन रहे हैं, सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं। ठीक है, तो मेन इसके अंदर क्या है कि
कि आपको सर्जिकल मास्क पहनना है, साथ में जो है 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। बाकी तो सारा सेम है कि ड्रॉपलेट है तो हम रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखेंगे, पेशेंट के ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखेंगे। पेशेंट केयर इक्विपमेंट मीन्स इक्विपमेंट जो हमने प्रॉपरली क्लीन इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, उनको स्टेरिलाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग का भी हमने ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस को हमने क्लीन करते रहना है। नेक्स्ट आता है एयरबोर्न प्रिकॉशन। अभी मैंने पहले ही बता दिया था कि ड्रॉपलेट के अंदर हमारे ड्रॉपलेट का साइज़ कैसा होता है, लार्ज होता है, लेकिन एयरबोर्न के अंदर स्मॉल होता है ड्रॉपलेट, और हमारे पास क्या है एयरबोर्न। तो एयरबोर्न के अंदर जो हमारे ड्रॉपलेट्स का साइज़ होता है ना वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है, और यहाँ पे जो है 5 माइक्रोमीटर से बड़ा साइज़ जो है होता है ड्रॉपलेट्स का। ठीक है, तो बोले इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर यूज फॉर पेशेंट विद डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल। यहाँ पे एयरबोर्न पार्टिकल का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, कितना, लेस देन 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, जैसे हमारे टीबी है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है। अब इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, पेशेंट की प्लेसमेंट। हम पेशेंट को कहाँ रखेंगे, नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम। आपको स्पेसिफिक याद रखना है कि किसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को किसके अंदर रखा है, नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर। ये मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर रखना है। डोर जो है आपको क्लोज रखना है हर टाइम, कीप द क्लोज डोर क्लोज एट ऑल टाइम। फिर पीपीई के अंदर, इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, ड्रॉपलेट के अंदर सर्जिकल मास्क, लेकिन हम यहाँ पे एयरबोर्न के अंदर हम कैसा मास्क यूज़ कर रहे हैं, N95 रेस्पिरेटर मास्क। ठीक है, गाउन, ग्लव्स, फेस शील्ड जो हमने पीपीई है वो कंप्लीट। नेक्स्ट आता है रूम वेंटिलेशन। तो हमने पेशेंट को कहाँ पे रखा था, नेगेटिव प्रेशर वाले रूम के अंदर, है ना, नेगेटिव प्रेशर रूम। वहाँ की वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव प्रेशर जो है आपको मेंटेन करना है, साथ में हेपा फिल्ट्रेशन यूज़ करना है। हैप्पी फिल्ट्रेशन मैंने अभी बताया कि आपको ये 99.97% जर्म्स को जो है रिमूव कर देता है हमारी एयर से। ठीक है, तो यूज़ हेपा फिल्ट्रेशन फॉर क्लीन एयर, ताकि हमारी जो वहाँ की हवा है वो साफ रही, तो हमें हेपा फिल्ट्रेशन यूज़ करना है। ठीक है, हैंड हाइजीन यूज़ करनी है, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हो, या फिर वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर। नेक्स्ट आता है पेशेंट ट्रांसपोर्ट। मीन्स पेशेंट ट्रांसपोर्ट जो हमने लिमिट करना है ना, पेशेंट मूवमेंट आउटसाइड द रूम लिमिट करना है, मीन्स कम करना है। इफ़ नेसेसरी, अगर जाना जरूरी है तो पेशेंट क्या पहनेगा, सर्जिकल मास्क। अब वहाँ इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले पेशेंट की प्लेसमेंट कहाँ थी, नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर। साथ में हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे हेपा फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर है वो कैसा मास्क पहनते हैं, N95 रेस्पिरेटर मास्क, है ना। लेकिन अगर पेशेंट को बाहर जाना पड़ेगा तो पेशेंट कौन सा मास्क पहनेगा, सर्जिकल मास्क। ठीक है, तो ये मेन जो है वो याद रखने हैं आपको। फिर बोले यूज पेशेंट केयर इक्विपमेंट, यूज डेडिकेटेड पेशेंट केयर इक्विपमेंट वेन एवर पॉसिबल। तो जहाँ पर भी पॉसिबल है तो आपको डेडिकेटेड ही इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, उनको क्लीन करो, डिसइंफेक्ट करो। रीयूजेबल इक्विपमेंट यूज़ मीन्स अगर रीयूजेबल इक्विपमेंट है तो उनको क्लीन करो और डिसइंफेक्ट करो यूज़ करने से पहले। फिर रहता है नेक्स्ट इन्वायरमेंट क्लीनिंग। तो हमने क्या करना है, क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है रूम को रेगुलरली। फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस को क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये आपको पता ही है कि ये क्या होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स पहनते हैं खुद को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, है ना। तो बोला पीपीई आर स्पेशल प्रोटेक्टिव आइटम, ये ऐसे स्पेशल प्रोटेक्टिव आइटम होते हैं वोन बाय हेल्थ केयर वर्कर। जो कौन पहनते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स पहनते हैं, ताकि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके और पेशेंट को भी। तो वोन बाय हेल्थ केयर वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड पेशेंट। तो बोला पीपीई एक्ट एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट, एक तरीके का क्या किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक तरीके का बैरियर है। ठीक है, जो हमारे अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होने देता। तो जैसे स्किन को प्रिवेंट करने के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, हमारी नोज़ या आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, पीपीई किट पहनते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ पीपीई। तुम्हारा एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो मीन्स हमने पीपीई का इफेक्टिव यूज़ करना है, वो कैसे। तो बोला परफॉर्म हैंड हाइजीन। आप क्या कर रहे हो, पीपीई किट पहन रहे हो तो उसको पहनने से पहले क्या करो, हैंड हाइजीन का ध्यान रखो। ठीक है, ताकि वो पीपीई जो है ख़राब ना हो, कंटामिनेट ना हो। तो वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर, सोप और वाटर के साथ हैंड वॉश करो। यूज़ एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, या फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हो बिफोर वियरिंग मीन्स पहनने से पहले, और आफ्टर रिमूविंग, और इसको रिमूव करने के बाद भी जो है आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। फिर बोला सेलेक्ट द करेक्ट पीपीई, करेक्ट पीपीई का यूज़ करना है।
मीन्स अगर रेस्पिरेटरी किसी को डिजीज़ है तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली मास्क पहन रहे हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ एक्सपोजर या फिर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो है हमने पीपीई को क्या करना है, चूज़ करना है कि हमें कौन सी पहननी है। तो बोलो चूज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोसीजर लिखो या फिर इन्फेक्शन क्या टाइप जो है उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ करना है। सबसे पहले ग्लव्स कब पहन रहे हैं, हम किसी के वूंड की केयर कर रहे हैं तो ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में हम आ रहे हैं ना, तो हम ग्लव्स पहन लेंगे। तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट के अंदर। तो सर्जिकल मास्क अभी मैंने बताया ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के अंदर पहनते हैं। N95 रेस्पिरेटर मास्क हम किसके अंदर पहनते हैं, एयरबोर्न डिजीज़ के अंदर, ठीक है। फिर एंश्योर प्रॉपर फिट, जो आप पीपीई किट पहन रहे हो ना, तो वो जो है आपकी फिटिंग की होनी चाहिए, प्रॉपर फिट होनी चाहिए। मान लो आप मास्क लगा रहे हो कि वो इतना लूज़ हो कि आपके माउथ पे वो सेट ही नहीं हो रहा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहे हैं, है ना, तो उसका फ़ायदा ये क्या है, तो बोला प्रॉपर फिट होनी चाहिए। तो पीपीई शुड फिट प्रॉपरली। मास्क शुड कवर द नोज माउथ और चिन, मास्क जो है आपके नोज़ को, माउथ को और चिन को प्रॉपरली कवर करे। फिर बोला करेक्ट सीक्वेंस, इसको पहनने की और इसको उतारने की प्रॉपर सीक्वेंस कुछ जो है वो हमने फॉलो करनी है, तभी जो है इसका इफेक्टिव यूज़ होगा। तो दो चीज़ें आती है यहाँ पे, एक तो आता है डॉनिंग और एक आता है डॉफिंग। डॉनिंग का मतलब होता है वियर द पीपीई, मीन्स आप पीपीई पहन रहे हो, जो किट है उसको पहन रहे हो। डॉफिंग मीन्स रिमूविंग पीपीई, तो इसको जब आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो पीपीई किट पहनने से पहले ही मैंने बताया क्या करना है आपको, हैंड हाइजीन जो है फॉलो करनी है, ठीक है। फिर क्या पहनना है आपको, सबसे पहले गाउन पहनने के बाद मास्क पहनना है। फिर आपको जो है गोगल्स जो कहाँ पे लगते हैं, आईज़ के ऊपर, ठीक है। और फिर क्या पहनना है, ग्लव्स पहनना है। तो हैंड हाइजीन, फिर गाउन, मास्क, गोगल और ग्लव्स। आपके अगर इजी लगे तो ऐसे भी कर सकते हो। एक ट्रिक है, गुड मॉर्निंग गुरुजी। तो GO से क्या है, गाउन, फिर हमारे पास मास्क, और यहाँ पे गुरु से हमारे पास होता है गोगल्स, और G से हमारे पास आता है ग्लव्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या आता है डॉफिंग के अंदर हमें क्या करना है, हैंड हाइजीन को लास्ट में करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी, ग्लव्स, गोगल, फिर आएगा गाउन और फिर आएगा मास्क। तो इसको थोड़ा याद रखना है कि ग्लव्स, गोगल्स, इन दो को तो अपोजिट करना है, फिर हमारे पास आएगा गाउन और फिर आएगा मास्क, और लास्ट में हमारे पास क्या करनी है, हैंड हाइजीन जो हमने फॉलो करनी है। नेक्स्ट आएगा डिस्पोज ऑफ पीपीई प्रॉपरली। पीपीई किट को हमने प्रॉपरली डिस्पोज करना है। डिस्कार्ड यूज्ड पीपीई इन द करेक्ट BMW कंटेनर, मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर में जो है हमने प्रॉपरली इसको क्या करना है, डिस्पोज करना है अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बोला चेंज पीपीई व्हेन नीडेड, अगर नीड है तो उसको चेंज करने की तो उसको चेंज कर लो। कब, जैसे वेट मीन्स गिल्ली हो गई है ज़्यादा, टोन फट गई है या फिर डैमेज है, तो उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे। और अब नेक्स्ट बोला अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना है। मीन्स आपने जब क्या कर लिया, पीपीई किट पहना हुआ है ना, तो आपने जो है क्लीन सरफेसेस को टच नहीं करना। आपने क्या है, क्लीन सरफेसेस को टच नहीं करना। कंटामिनेटेड ग्लव्स, आपके ग्लव्स पे खून लगा हुआ है और आप उनको टच कर रहे हो क्लीन सरफेसेस को, तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। तो बोला डोंट टच क्लीन सरफेसेस विद कंटामिनेटेड ग्लव्स। अवॉइड टचिंग योर फेस या फिर आइज़ पे जो है वो जो है टच मत करो। कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई, तो इसके अंदर अभी हमने पढ़ा है ग्लव्स है, गाउन है, मास्क है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ग्लव्स सबसे पहले क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग वॉर्न ऑन हैंड्स, हम कहाँ पहनते हैं, हमारे हाथों पे पहनते हैं। टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ताकि जो है हमारा कॉन्टैक्ट ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड के साथ ना हो। अब हमारे पास ग्लव्स भी दो तरीके के आते हैं, स्टेराइल ग्लव्स और नॉन स्टेराइल ग्लव्स। तो स्टेराइल के अंदर अब जो हम स्टेराइल प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो जैसे किसी की सर्जरी हो रही है उस टाइम पे जो है हम कैसे ग्लव्स यूज़ करेंगे, स्टेराइल ग्लव्स, है ना। तो सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे, OT में, स्टेराइल ड्रेसिंग के टाइम पे, या फिर कैथेटराइजेशन, किसी को कैथेटर लगा रहे तो भी हमने कैसे यूज़ करना है, स्टेराइल ग्लव्स। नॉन स्टेराइल ग्लव्स जो है वो हमारे जो डेली यूज़ के अंदर होते हैं। मान लो किसी का जो है हमने ब्लड लेना है सैंपल के लिए, तो हम क्या यूज़ करें, नॉन स्टेराइल ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं। किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, या फिर IV कैनुलेशन, किसी को कैनुला लगाने हैं, तो क्या है, नॉन स्टेराइल ग्लव्स जो है यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है गाउन या फिर एप्रन। तो गाउन क्या है, जो हमारे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द स्किन एंड यूनिफॉर्म, जो हमारी स्किन को प्रिवेंट करने के लिए और हमारी यूनिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फ्रॉम ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रीशंस, ताकि
ताकि जो है हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सके इन्फेक्शन से। किससे? ब्लड, बॉडी फ्लूइड से या फिर किसी टाइप की सिक्रीशन से। अब गाउन भी जो है हमारे पास 3 तरीके के हैं। सबसे पहले बोला आइसोलेशन गाउन। आइसोलेशन गाउन वही कि जो हम पेशेंट को आइसोलेट कर रहे हैं ना, आइसोलेशन रूम के अंदर हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सा गाउन पहन के जाना है? आइसोलेशन गाउन। मीन्स बोला कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट या फिर एयरबोर्न प्रिकॉशंस के लिए जो गाउन यूज़ होता है वो कौन सा होता है? आइसोलेशन गाउन। ऐसे बोला सर्जिकल गाउन, जो आप ओटी के अंदर पहन रहे हो, सर्जरी के टाइम पे पहन रहे हो, तो यूज ड्यूरिंग सर्जरी या फिर स्टेराइल प्रोसीजर्स। फिर बोला फ्लूइड रेजिस्टेंट। फ्लूइड रेजिस्टेंट मीन्स इस तरह का क्या है? ये वाटर प्रूफ, जिसके ऊपर क्या हो, वाटर का कोई असर ना हो। तो यूज्ड व्हेन हैवी स्प्लैशिंग ऑफ ब्लड इज एक्सपेक्टेड। मीन्स एक ऐसा हम प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके अंदर हैवी ब्लड के छिट्टे जो है हमारे ऊपर आने के चांसेस है ना, तो उसके अंदर हम कौन सा गाउन पहनते हैं? फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन पहनते हैं। ठीक है। ऐसे ही फिर आता है मास्क। मास्क वॉन्ट टू कवर द नोज और माउथ। नोज और माउथ को कवर करने के लिए हम क्या पहनते हैं? मास्क पहनते हैं। मास्क जो है वो हमारे पास 2 तरीके के हैं, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क। अभी हमने पढ़ लिया कि सर्जिकल मास्क हम किसके अंदर यूज़ कर रहे थे? ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के अंदर। मीन्स जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मास्क पहनते हैं? सर्जिकल मास्क। N95 अभी बताया था, एयरबोर्न प्रिकॉशंस के अंदर हम पहनते हैं इसको, जिसके अंदर साइज़ क्या होता है? लेस देन 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर से छोटे जो है ड्रॉपलेट का साइज़ होता है यहाँ पे। ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट लार्ज ड्रॉपलेट्स। इससे क्या होता है? लार्ज ड्रॉपलेट से प्रोटेक्शन मिलती है, जिसका साइज़ क्या है? मोर देन 5 माइक्रोमीटर। ये लूज फिटिंग के होते हैं, और ड्रॉपलेट लूज फिटिंग इतना लूज नहीं, मीन्स इसके कंपैरिजन के अंदर लूज बोला है इसको। ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे OPD के अंदर पहनना है, वार्ड्स के अंदर या फिर OT के अंदर। ऐसे N95 मास्क प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल्स। स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल से प्रिवेंट करने के लिए होता है, जिसका साइज़ क्या है? लेस देन 5 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास टाइट फिटिंग के होते हैं। यूज़ किसके लिए होते हैं? एयरबोर्न पार्टिकल्स के लिए। ठीक है। तो ये क्या करता है? मोर देन 95% जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है ना, उनको फिल्टर कर देता है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देता, जैसे कि TB है या फिर COVID-19 है। ऐसे ही 4th में हमारे पास क्या आता है? आई और फेस प्रोटेक्शन। अभी हमने क्या देखा कि हमने ग्लव्स देख लिए, गाउन या फिर एप्रन देख लिया, है ना, उसके बाद मास्क जो है वो देखा। नेक्स्ट क्या है? आई या फिर फेस प्रोटेक्शन। आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या पहनते हैं? गोगल्स। और फेस को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या पहनते हैं? फेस शील्ड। तो गोगल्स क्या है? ये सिर्फ हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट ओनली द आईज। ठीक है। ये क्या करता है? प्रिवेंट स्प्लैशेस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंटरिंग द आईज। मीन्स बॉडी के अंदर, मीन्स हमारी जो आईज के अंदर ना किसी भी तरीके का फ्लूइड जो है वो स्प्लैश नहीं होने देता। मीन्स हमारी आईज के अंदर किसी प्रकार के छिट्टे जो है वो नहीं जाने देता। ऐसी है फेस शील्ड। फेस शील्ड जो हमारे पूरे माउथ के ऊपर हम लगाते हैं इसको, है ना, तो इसमें बोलो प्रोटेक्ट द एंटायर फेस। ये पूरे फेस को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे आईज को, नोज को, माउथ को, है ना। प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्प्लैशेस। मीन्स ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड के छिट्टे जो है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडिशनल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेड कवर और शू कवर। मीन्स जो हमारे हेड को कवर करने के लिए, और शू कवर हमारे पैरों को कवर करने के लिए। तो वॉन्ट टू कवर द हेयर एंड स्काल्प। हमारे हेयर और स्काल्प के ऊपर जो हम इसको पहनते हैं टू रिड्यूस कंटामिनेशन, ताकि कंटामिनेशन जो है रिड्यूस हो जाए। ऐसे ही क्या है? शू कवर। शू कवर वोन ओवर फुटवेयर। मीन्स हम फुट्स के अंदर, पैरों के अंदर जो इसको पहनते हैं टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ शूज़, ताकि जो हमारे शूज़ भी कंटामिनेट ना हो और हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्प्रेड जो है वो कम हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है PP की? वही कि इन्फेक्शन कम होगा, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है प्रोटेक्ट होंगे, पेशेंट जो है प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो वो लोग प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्रॉस इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करेगा। क्रॉस इन्फेक्शन में जो एक से दूसरे के अंदर फैलते हैं वो। सेफ गार्ड वल्नरेबल पेशेंट। वल्नरेबल पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। वल्नरेबल मीन्स जो ज़्यादा रिस्क पे है, जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। मान लो कोई बच्चा है, इन्फेंट है, या फिर कोई एल्डरली पेशेंट है, या फिर कोई कैंसर पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। मीन्स अगर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या होगा? पेशेंट कम एडमिट होंगे तो कॉस्ट जो है वो हेल्थ केयर की रिड्यूस होगी। मेंटेन सेफ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट कैसा होगा? सेफ होगा। एसेंशियल फॉर स्टैंडर्ड एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। अगर हमने स्टैंडर्ड और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करना है तो PPE किट जो है वो नेसेसरी है। प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ क्लोथिंग एंड स्किन। क्लोथिंग और स्किन को कंटामिनेशन को भी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इसकी CDC गाइडलाइंस हमें बतानी है। तो सबसे पहले आता है एपिडेमियोलॉजी। तो ये क्या होता है? देखो, लॉजी है तो मीन्स हम इसके अंदर क्या करें, किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन के अंदर क्या करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ की स्टडी करते हैं कि एक पॉपुलेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर डिजीज़ की स्टडी करना, हेल्थ प्रॉब्लम्स की स्टडी करना। ठीक है, तो वो क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी। बोला इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिटर्मिनेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स, इनका मतलब क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसके अंदर कि किस जगह पे डिजीज़ हुई है, किस पर्सन को हुई है ना, और किस टाइम हुई है ना, डे के अंदर, मंथ के अंदर एक बार हुई है, कैसे हुई है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, पर्सन और टाइम। एक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि उस डिजीज़ का रीज़न क्या है, उसका कोज क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, तो वो होते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ डिजीज़ है ना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना ही क्या है, एपिडेमियोलॉजी। इसके ऑब्जेक्टिव मीन्स अब इसके एम क्या है, तो वही कि हम जो है आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज़ के कॉज को पता कर सकते हैं। डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितनी बार हुई है, मंथ के अंदर हो रही है या फिर वो ईयरली हो रही है, कैसे हो रही है ना। तो रिस्क फैक्टर्स जो है हम यहाँ वैसे ही पढ़े तो रिस्क फैक्टर को पता लगा सकते हैं। रिड्यूस HAI मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें वहाँ पे रीजंस भी पता है किस वजह से हो रहे, तो हम उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। प्लान हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रोग्राम जो है वो हम बनाएंगे, प्लान करेंगे। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या बोला, डिस्क्राइब डिजीज इन टर्म ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। इसके अंदर डिजीज़ को पर्सन, प्लेस और टाइम्स के टर्म में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे डेंगू के केस जो है हरियाणा के अंदर जून से जुलाई के अंदर, जून जुलाई टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा आए। तो ये क्या है कि हमारे पास किसके अंदर बता रहे हैं कि प्लेस क्या है, हरियाणा, टाइम क्या है, जून या फिर जुलाई, है ना। तो और क्या है, पर्सन की भी जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि किसको हुई, किस टाइम पे हुई है ना, किस जगह पे हुई, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट होता है एनालिटिकल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर और कॉज पढ़ते हैं कि ये डिजीज़ हुई तो हुई किस वजह से, क्या हमने क्लीनलीनेस नहीं रखी, है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगी। एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम क्या करते हैं, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। जो हमने इस डिजीज़ को बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर जो हमने उपाय किए थे, इंटरवेंशंस किए थे, क्या वो इफेक्टिवनेस है, मीन्स इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है CDC गाइडलाइंस ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन। CDC ने क्या गाइडलाइंस दी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो CDC क्या है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो इसने वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस दिए। सेकंड, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ये अभी हमने पढ़ लिए, स्टैंडर्ड जो हम हर किसी पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं रेदर देन वो उसको इन्फेक्शन है या फिर नहीं है ना। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो है हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हो सकते हैं, ड्रॉपलेट हो सकते हैं या फिर एयरबोर्न हो सकते हैं। तो वही जो है इन्होंने क्या दी थी, गाइडलाइन दी थी कि हैंड हाइजीन फॉलो करनी है, PPE, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, है ना। ये अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। PPE के अंदर ग्लव्स और गाउन्स, लार्ज ड्रॉपलेट्स के लिए हमने सर्जिकल मास्क पहनना है, स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल के लिए हमने N95 रेस्पिरेटर मास्क पहनना है। अब इसके बाद इसके एपिडेमियोलॉजी के अंदर नेक्स्ट लिखना है हमको चेन ऑफ इन्फेक्शन। वैसे तो हम इसको फर्दर टॉपिक्स के अंदर डिटेल्स के अंदर करेंगे, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखो। इन्फेक्टियस एजेंट, सबसे पहले हमारी साइकिल कहाँ से शुरू होती है, इन्फेक्टियस एजेंट से। तो इन्फेक्टियस एजेंट क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, डिजीज़ कोज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर वायरस। अगर हम एग्जांपल लेके चलें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये क्या करवाता है, TB करवाता है। तो ये क्या है, इन्फेक्टियस एजेंट है। रिजर्वियर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात लेके चले तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का रिजर्वियर क्या होगा, TB का पेशेंट,
है ना, उस ह्यूमन के अंदर ही रह रहा है ये, तो ये क्या है, उसका रिजर्वेयर है। फिर नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स जहाँ से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बाहर जाएगा बॉडी से आउट होगा। फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट है, अब वो क्या करेगा, स्नीजिंग करेगा, है ना, तो स्नीजिंग के थ्रू क्या होगा, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर जाएंगे, हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है एमओटी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो किस मोड से जो है फैलेंगे। मोड अभी हमने करा है कि कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है ना, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है ना। अगर हम इसकी बात करें टीबी की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये कैसे डिजीज है, एयरबोर्न। ये किससे फैलती है, एयरबोर्न पार्टिकल्स के थ्रू फैलती है, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल स्मॉल या फिर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स अब किन रूट के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। रूट कुछ भी, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ही लेके चलें तो वो हमारे नोज़ के थ्रू जो है जा सकता है बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के थ्रू जो है जा सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पोर्टल ऑफ एंट्री, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कैसे जा रहा है, तो वो क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट क्या होते हैं कि एक ऐसा होस्ट जिसके अंदर डिजीज़ होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जिसकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा वीक है ना, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो है उसको क्या कर देगा, होस्ट को अफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिजीज़ कोज हो जाएगी। तो ये हमारी थी चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट होता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वही अभी हमने पढ़ लिया, कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है विकल बोन। विकल बोन में क्या होता है कि कोई भी, जैसे हमारे पास कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है ना, कंटामिनेटेड एयर है, तो इसके थ्रू जो फैलेगा मीन्स कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मीन्स कोई भी नॉन लिविंग थिंग के थ्रू जो है वो फैलेगा, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास विकल बोन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे वेक्टर बोन। तो वेक्टर बोन के अंदर क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट होता है या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डिजीज कोज होती है, इन्फेक्शन फैलता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो क्या करवाता है, मलेरिया कोज करवाता है। कैसे करवाएगा, क्योंकि मॉस्किटो ही क्या करता है, हमारे पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जो मीन्स मॉस्किटो का क्या होता है, पैरासाइट होता है। मलेरिया का पैरासाइट होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के थ्रू, है ना। तो वो इस फेल्सीपेरम को कौन लेके जा रहा है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर मॉस्किटो लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास वेक्टर बोन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इन्फेक्शन के ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करवा रहा है, तो वो क्या है, वेक्टर बोन, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो परफॉर्म हैंड हाइजीन, हमने हैंड हाइजीन का प्रॉपरली ध्यान रखना है। वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर का यूज़ करो, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हो। फॉलो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स जो है वो फॉलो करने हैं, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं ना। यूज़ पीपी किट का यूज़ करना है, ग्लव्स, मास्क और गाउन पहनना है। वियर एंड रिमूव पीपी यूजिंग करेक्ट टेक्निक, मीन्स डॉनिंग और डॉफिंग, करेक्ट टेक्निक के साथ जो है हमने ये करना है। वियर ऑफ भी प्रॉपरली करनी है और उसको उतारना भी, रिमूव भी जो है प्रॉपरली टेक्निक से करना है। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, हमने एसेप्टिक टेक्निक्स का ध्यान रखना है। स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम स्टेराइल सिरंज और निडल्स यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो। अवॉइड टचिंग स्टेराइल एरियाज ड्यूरिंग प्रोसीजर, अब आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो उस टाइम पे किसी भी स्टेराइल एरिया पे जो है आप टच ना करो, है ना। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, नेवर रीयूज निडल्स और सिरंजेस, दोबारा से उनको यूज़ मत करो निडल्स और सिरंजेस को। शार्प सेफली, मिस शार्प जो है, मिस जो निडल्स वगैरह हैं उसको जो है प्रॉपरली डिस्पोज करना है। अभी मैंने बताया था पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर आपने उसको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। क्लीन पेशेंट इन्वायरमेंट, मीन्स इन्वायरमेंट क्या करना है, क्लीन रखना है। सराउंडिंग जो है पेशेंट की वो क्लीन रखनी है। तो डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस, जिन सरफेसेस को बार बार टच करते हैं तो उनको डिसइंफेक्ट करते रहो, है ना। चेंज बेड लिनन रेगुलरली क्या करो, बेड के लिनन्स है, पेशेंट के क्लॉथ्स हैं, उनको जो है चेंज करते रहो। फिर बोले फॉलो BMW में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। प्रॉपर कलर कोडेड बिन्स के अंदर जो है आपने वेस्ट को डालना है। तो सेग्रीगेट वेस्ट इनटू कलर कोडेड बिन्स, डिस्पोज ऑफ इन्फेक्टियस वेस्ट सेफली, जो भी इन्फेक्टियस वेस्ट है उसको सेफली आपने डिस्पोज ऑफ करना है ना। जो कलर कोड दिया हुआ है हॉस्पिटल पॉलिसी ने उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या करना है।
नेक्स्ट वही क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखना है। स्टेरिलाइजेशन जैसे आप ऑटोक्लेविंग वगैरह करते हैं इक्विपमेंट्स के, है ना। डिसइंफेक्शन जैसे आपको फ्लोर की जो है क्लीनिंग का ध्यान रखना है, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने हैं। तो मतलब एंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट की जो है प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। बोला डिसइंफेक्ट एंड स्टेरिलाइज रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। मीन्स इसके अंदर बोला है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो उसको आपने पहले प्रॉपरली क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, स्टेरिलाइज करना है, उसके बाद ही आप उसको जो है दोबारा से यूज़ करोगे। ठीक है। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और फैमिली को भी जो एजुकेट करोगे कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, वुंड की केयर रखनी है, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है ना, अपनी प्रॉपर सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, अनकंटामिनेटेड फूड वगैरह जो है आपको नहीं खाना है ना, अनकवर्ड फूड नहीं खाना। ये सारी चीज़ें जो है आप पेशेंट और फैमिली को क्या करोगे, एजुकेट करोगे, है ना, कि पानी जो है इकट्ठा नहीं होने देना, अपने आसपास प्रॉपरली क्लीनिंग रखनी है। फिर बोला मॉनिटर फॉर अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट को या फिर उसकी फैमिली वालों को भी जो है क्या कर दो, एजुकेट कर लो कि अर्ली साइन क्या है इन्फेक्शन के, कि फीवर आएगा, है ना, बॉडी पेन होगा, ये सारी चीज़ें। और खुद भी जो है नर्स को क्या करना है, अर्ली ऑब्जर्व करना है अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर की उसके इन्फेक्शन के साइन को। ऑब्जर्व फॉर फीवर स्वेलिंग के लिए ऑब्जर्व करो, कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग है तो उसको रिपोर्ट करो डॉक्टर को। फिर सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग, तो सर्विलेंस हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हम सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि जो नर्स है या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है वो इन्फेक्शन से जो है इन्फेक्शन का सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करती है, तो वो क्या होता है, सर्विलेंस होता है। रिपोर्टिंग, तो बोला रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इन्फेक्शन केसेस एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी, तो आपने क्या करना है, इन्फेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो रखने हैं कि किस पेशेंट को हुए, कितने ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हुए, उसके कारण क्या थे, तो वो सारी चीज़ें जो आपको रिकॉर्ड करनी है। रिपोर्ट मीन्स अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको पूरा हॉस्पिटल को देना, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को आपको वो क्या करना है, देना है। फिर बोला रिपोर्ट HCI मीन्स हमने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो है उनकी रिपोर्ट जो है प्रॉपरली रखनी है, रिकॉर्ड्स उनके रखने हैं। आउटब्रेक्स मीन्स किसी एरिया के अंदर एक डिजीज़ के केस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था इसका मतलब कि जब भी क्या हो कि एक एरिया के अंदर क्या हो, एक डिजीज़ के केस नॉर्मल से ज़्यादा है। निडल स्टिक इंजरी को भी आपने क्या करना है, प्रॉम्प्टली जो है रिपोर्ट करना है। मीन्स अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आपने जो है वो इमीडिएटली हॉस्पिटल को क्या करना है, रिपोर्ट करना है ना, ताकि आपके जो क्या हो सकते हैं, PEP में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में जो निडल स्टिक इंजरी होने के बाद इंटरवेंशन लिए जाते हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो फॉलो किए जा सके। तो ये जो है हमारे पास रोल ऑफ नर्स है इन इन्फेक्शन कंट्रोल।